तो स्वागत है आप सबका मेरे ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर में। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। यूट्यूब पे नया होने के कारण पिछले 2 वीडियो में वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम रहा, प्लेबैक स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गई, लेकिन अब मैं अपनी वॉइस नॉर्मल रखूंगा। तो इस वीडियो को बनाने में मेरे को काफी मेहनत लगी है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स को समझना और फिर मून की डिफरेंट फेजेस को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। इसलिए मैंने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा एनिमेशन डाल के समझाने की कोशिश करी है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्लिप्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्लिप्स होता क्या है। तो एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, हिंदी में हम ग्रहण कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप के ग्रहण या एक्लिप्स अकर होते हैं। पहला होता है सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण, और दूसरा होता है लूनार एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। एन एक्लिप्स अकर्स व्हेन वन हेवनली बॉडी जैसे कि मून या कोई प्लेनेट moves into the shadow of another heavenly body। मतलब एक कोई अंतरिक्ष में कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सामने उसकी शैडो में एंटर हो जाए। या हम बोल सकते हैं an eclipse occurs when one object gets in between you and another object। मतलब आपके या मेरे और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक्लिप्स अकर होता है। और इट ऑल्सो ब्लॉक्स योर व्यू, और ये आपका देखने का जो व्यू है वो भी ब्लॉक कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स या ग्रहण। तो ये जो अकरेंस है ऑफ सोलर एंड लूनार एक्लिप्सेस, ये कुछ बात पे डिपेंड करेगा। जैसे कि पहला हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स की। तो जो पहला कंडीशन रहेगा जिसपे डिपेंड करेगा ये रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। दूसरा हम बोल सकते हैं प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द मून एंड द अर्थ। प्रॉक्सिमिटी मतलब समीप या समीपता या निकटता, मतलब मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तीसरा डिपेंड कर सकता है रिलेटिव अपरेंट साइज ऑफ द सन एंड द मून पे। यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो सन की डिस्टेंस है अर्थ से, वो मून की डिस्टेंस की अपेक्षा या मून की डिस्टेंस के कंपैरिजन में 400 टाइम्स ज्यादा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर हमें सन और मून लगभग एक ही साइज के कैसे दिखाई देते हैं। तो उसका रीजन है कि जो सन का डायमीटर है, यानी सन का जो व्यास है, तो वो 400 टाइम्स मून के डायमीटर से बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 400 टाइम्स सन दूर है, लेकिन मून 400 टाइम्स छोटा है सन की अपेक्षा या सन के कंपैरिजन में। इसलिए हमको क्या लगता है कि सन और मून दोनों ही एक ही साइज के हैं। इसलिए पृथ्वी से दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही आकार के प्रतीत होते हैं। तो अब यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सोलर एक्लिप्सेस दैट अकर ओनली ऑन ए न्यू मून डे। अभी न्यू मून डे क्या होता है, इसको हम हिंदी में अमावस्या भी बोलते हैं। और लूनर एक्लिप्सेस दैट अकर ओनली ऑन ए फुल मून डे, और फुल मून डे को हम बोलेंगे पूर्णिमा। आगे मैं अमावस्या नहीं बोलूंगा, मैं न्यू मून डे ही बोलूंगा, इसको आप समझिएगा। और पूर्णिमा को मैं फुल मून डे ही बोलूंगा। तो जो सोलर एक्लिप्स है या सूर्य ग्रहण है वो केवल न्यू मून डे पे होते हैं, और जो लूनार एक्लिप्स है या चंद्र ग्रहण है वो केवल फुल मून के दिन ही होते हैं। ये देखिए, ये मैंने कंडीशन बनाई है न्यू मून की, यानी अगर अर्थ इस पोजीशन पे है और सन इस पोजीशन पे है, तो इसके बीच में अगर मून एंटर करता है और अर्थ, मून और सन की पोजीशन एक लाइन में रहती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यू मून। मून अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन न्यू मून की कंडीशन होने के लिए हमें क्या चाहिए कि अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में मौजूद होने चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी बनेगी, न्यू मून कंडीशन। और न्यू मून कंडीशन पे हम क्या देखेंगे, सोलर एक्लिप्स।
अभी न्यू मून या अमावस्या तो हर महीने होती है, ऐसे ही अगली कंडीशन होगी फुल मून की। फुल मून की कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है और ये मून है। अभी पिछली और इस कंडीशन में क्या अंतर हो गया, ये फुल मून की कंडीशन है। पिछली कंडीशन में क्या था कि अर्थ और सन के बीच में मून था, अभी ये मून पहुंच गया है इस तरफ, यानी कि फुल मून की कंडीशन जब होगी तो फिर से सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में होंगे, लेकिन मून अब की बार इस पोजीशन में ना होके दूसरी अपोजिट साइड पे होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यू मून और फुल मून में क्या अंतर है, क्योंकि आगे के पूरे लेक्चर में मैं न्यू मून और फुल मून जब भी बोलूंगा तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब न्यू मून की कंडीशन होगी तो अर्थ, तो न्यू मून की जब भी कंडीशन होगी तो आपको याद रखना है कि अर्थ, उसके बाद मून और उसके बाद सन। और जब भी मैं बोलूंगा ये कंडीशन होगी आपकी न्यू मून की, और जब भी मैं बोलूंगा फुल मून, उसका मतलब होगा कि अर्थ यहां पे सन, लेकिन मून यहां ना होके कहां होगा, इस तरफ, यानी सन से सबसे दूर। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब अभी आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अगर यही कंडीशन है सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स होने की, तो हर महीने न्यू मून डे पे या अमावस्या पे और फुल मून डे पे यानी पूर्णिमा पे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स क्यों नहीं होते? अब हर महीने तो होते नहीं है लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। तो इसके लिए मैंने इस पूरे लेक्चर को बनाया है और काफी सारे एनिमेशन डाले हैं और आप अच्छे से इस बात को जान पाएंगे। आप बस एंड तक वीडियो देखते रहिए। अब आप इस एनिमेशन में देख पाएंगे कि कैसे मून सन के सामने आके सनलाइट को ब्लॉक करता है और अर्थ पे अपनी शैडो कास्ट करता है, और इसी को हम सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो अभी क्योंकि मैं एनिमेशन स्टार्ट करूंगा, तो अभी आप ये याद रखिएगा कि जो अर्थ होगी वो ब्लू कलर में हमने दिखाई हुई है और जो मून है उसको मैंने ग्रे कलर में दिखाया हुआ है। तो ये जो मून है ये मूवमेंट करेगा। मून का मूवमेंट कैसे होगा? अर्थ के चारों ओर ही होता है रिवॉल्यूशन। मून अर्थ के चारों ओर करेगा और इसके बाद जो अर्थ है वो सन के चारों ओर अपना रिवॉल्यूशन करती है। अभी जो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं जब क्लाइमेटोलॉजी कर लूंगा उसके बाद मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं सारे हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज और सारा कुछ बताऊंगा। तो अभी आप देखिएगा कि जो मून है वो सनलाइट को ब्लॉक करता है और अर्थ पे अपना शैडो कास्ट करता है। ये देखिए, ये मून है, ये सन के सामने आ गया और यहां पे अपनी शैडो अर्थ पे कास्ट कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे अर्थ पे शैडो आएगी, तो शैडो किसी एक पार्ट में, पूरे अर्थ के किसी एक पार्ट में ही शैडो पड़ेगी और उस जगह पे हम बोलेंगे कि सोलर एक्लिप्स हो रहा है या सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो आप इसको कायदे से देखिए, ये शैडो देखिए मून पे, मून की शैडो, तो ये देखिए मून की शैडो आप अर्थ पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमको समझ में आया कि सोलर एक्लिप्स कैसे अकर होता है। तो अब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि लूनार एक्लिप्स कैसे होता है। अब ये फुल मून की कंडीशन है। फुल मून आप तुरंत दिमाग में लाइए कि फुल मून में मैंने क्या बताया था कि जो मून होगा वो सबसे अपोजिट होगा, यानी सबसे दूर होगा सन के। तो ये फुल मून की कंडीशन है जब अर्थ सनलाइट को ब्लॉक करके मून पे अपनी शैडो कास्ट करती है। यानी फुल मून में क्या होगा, सन के सामने अर्थ होगी और अर्थ सनलाइट को ब्लॉक करेगी, जिससे कि मून पे शैडो पड़ेगी अर्थ की। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लूनार एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि हर अमावस्या को या हर फुल मून को सूर्य ग्रहण और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? तो आपका आंसर अभी थोड़ी देर में मिलेगा। इस एनिमेशन को आप देखिए, ये अर्थ है, अर्थ अभी सनलाइट को ब्लॉक की है और मून पे देखिए ये अर्थ की शैडो पड़ रही है। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि लूनार एक्लिप्स में क्या होता है एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं।
अभी है प्लेन ऑफ अर्थ एंड मून ऑर्बिट। तो अब हमको समझना है कि जो अर्थ का प्लेन है और मून का जो ऑर्बिटल प्लेन है उनमें क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा कि कैसे अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करती है और उस ऑर्बिटल प्लेन को, यानी कि अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन को जो कि सन के अराउंड है, उसको हम बोलेंगे एक्लिप्टिक प्लेन, जो कि आगे के लेक्चर में भी हम एक्लिप्टिक प्लेन बोलेंगे उसको। तो ये देखिए, ये जो अर्थ का सन के अराउंड प्लेन है जिसको हम एक्लिप्टिक बोलते हैं। अभी मून, ये मून है, मून का अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है, यानी मून का जो ऑर्बिटल प्लेन है अर्थ के अराउंड, वो सेम वैसा नहीं है जैसा कि अर्थ का एक्लिप्टिक प्लेन है। कि मून का ऑर्बिटल पाथ जो कि अर्थ के अराउंड है वो उस प्लेन में नहीं है जैसा कि अर्थ का सन के अराउंड था। मतलब मून का ऑर्बिटल प्लेन अराउंड अर्थ 5 डिग्री से टिल्टेड है। ये यहां आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सन के अराउंड अर्थ का मूवमेंट था, जिस प्लेन में था, ये मान लो हमारी अर्थ है, और जिस प्लेन में सन के अराउंड अर्थ का मूवमेंट था जिसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। अब ये मून का अगर हम 2D डायग्राम बनाएंगे तब तो हमें लग सकता है कि ये इसी प्लेन में है। 2D में अगर हम पिक्चर को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, मून, ये अर्थ, ये सन एक लाइन में आ गए, तो ये हमारी न्यू मून की कंडीशन बन गई है और सोलर एक्लिप्स हो जाना चाहिए। लेकिन वाकई में अगर हम देखेंगे तो कैसा है, जो मैंने नीचे बनाया हुआ है कि अर्थ का जो प्लेन है वो एक्लिप्टिक प्लेन अलग है और जो मून का ऑर्बिटल पाथ है वो 5 डिग्री से टिल्टेड है। यानी अगर अर्थ ऐसे घूमती है तो मून अर्थ के अराउंड ऐसे घूमता है। इससे होगा क्या, तो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, तो अभी आपने देखा कि मून अर्थ के एक्लिप्टिक प्लेन से कभी नीचे और कभी ऊपर, यानी कि जब इस साइड होगा तो अर्थ के प्लेन से ऊपर चला जाएगा। अब इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि सन, मून और अर्थ के एक ही लाइन में हो पाने के लिए केवल 2 पॉइंट्स ही हमको मिलेंगे और बाकी पोजीशंस में मून, सन और अर्थ को मिलाने वाली लाइन से या तो नीचे या तो ऊपर से पास हो जाएगा। मतलब कहने का कि 2D प्लेन में भले ही सन, मून और अर्थ हमेशा एक ही लाइन में दिखते हो, लेकिन 3D विजुलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि मून का ऑर्बिटल प्लेन के टिल्टेड होने के कारण मून का ऑर्बिटल प्लेन अर्थ के एक्लिप्टिक प्लेन को 2 बार क्रॉस करेगा। यानी अगर अर्थ अपने जिस प्लेन में सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है तो मून 5 डिग्री पे टिल्टेड होते हुए अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करेगी। तो हमको केवल यहां पे 2 ही पॉइंट ऐसे मिलेंगे कि जहां पे हम बोल सकते हैं कि मून का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो अर्थ के एक्लिप्टिक प्लेन को क्रॉस कर रहा है। यानी कि ये 2 पॉइंट, इसको मैं क्रॉस न करके हम इसको एरो बना के हाईलाइट करते हैं। ये 2 पॉइंट, यानी ये पॉइंट अर्थ के एक्लिप्टिक प्लेन पे भी है और मून के ऑर्बिटल प्लेन पे भी है। यानी कि ये दोनों पॉइंट जब सन के इस तरफ पहुंचेंगे तो एक लाइन में दोनों पॉइंट दिख सकते हैं। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट, जैसे कि आपने इधर देखा, तो जब सन इधर है और इस साइड में जब दोनों पॉइंट मिलेंगे ऐसे, जिनको हम लूनार नोड्स भी कहते हैं, यानी कि अब न्यू मून की कंडीशन है या फुल मून की कंडीशन है, उस हिसाब से सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स पड़ेंगे। तो जब सन के इस साइड में ये दोनों पॉइंट होंगे, यानी ये जो कंडीशन मैंने बनाई है, ये जब सन के सामने बनेगी कंडीशन और दोनों पॉइंट इधर और इधर होंगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स सीजन। और ऐसा ही कुछ होगा जब दूसरी साइड होगा। अभी मैंने इस साइड का बनाया, अब अगर मैं इस साइड देखूंगा तब फिर से हमको 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे। यानी सेम थिंग हैपन एट अपोजिट साइड एंड वाइस वर्सा। मतलब एक्लिप्स सीजन अकर 2 टाइम्स इन अ ईयर, यानी कि जो एक्लिप्स सीजन होगा वो 2 बार होता है एक साल में। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर इन 2 पॉइंट के अलावा ये सन इधर है और अर्थ इधर है, भले ही मून इसके पास, इसके लाइन में 2D में दिखता हो, लेकिन
न्यू मून कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सोलर एक्लिप्स की कंडीशन बने। हो सकता है मून ऊपर से निकल जाए या हो सकता है मून नीचे से निकल जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सोलर एक्लिप्स के केस में मून क्या है, वो पास कर सकता है स्लाइटली अबव और स्लाइटली बिलो द सन। अब ये भी तो हो सकता है कि जो मून है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स कर दे। यानी आप इस एनिमेशन में देखेंगे, देखिएगा, ये मैंने एक एनिमेशन दिया है, यहां से कैसे मून निकल गया। आप फिर से देखिएगा, ये देखिए। तो हो सकता है कि मून स्लाइटली अबव से निकल जाए, या ये भी हो सकता है कि स्लाइटली बिलो से निकल जाए। ये बिलो से निकल गया, यानी सोलर एक्लिप्स के केस में मून में पास स्लाइटली अबव और स्लाइटली बिलो द सन, और हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। लेकिन सनलाइट के एनफ अमाउंट में हो जाने के कारण, क्योंकि सनलाइट काफी मात्रा में होती है, हमको हर पार्शियल एक्लिप्स देखने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब मून सनलाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, यानी मून पूरा सामने आ जाएगा, जब सनलाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, तब हमको सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। जैसे अभी आप देखेंगे, ये इसने देखो इस पोजीशन पे मून ने सन को पूरी तरीके से ब्लॉक किया। अभी आप फिर से देखिएगा, ये जब मून सनलाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा तो हमको सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। हर पार्शियल सोलर एक्लिप्स जो होगा वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सनलाइट एनफ अमाउंट में होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने पेरिहिलियन और एपिहिलियन बताया था, अर्थ के जब सन के अराउंड रिवॉल्यूशन होता है उस केस में, ऐसे ही मून के लिए अपोजी और पेरिजी की कंडीशन होती है। अब जो मून अपोजी सिचुएशन में, यानी कि अर्थ से सबसे दूर होता है, यानी कि अब ये अपोजी की सिचुएशन है, यानी मून इज फार्दर टू अर्थ। ये डिस्टेंस दी हुई है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है कि मून का जो रिवॉल्यूशन है अर्थ के अराउंड, वो भी सर्कुलर नहीं है। जैसे कि अर्थ का सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन था वो भी एक इलिप्टिकल पाथ पे था, तो मून का भी इलिप्टिकल पाथ पे ही है। ये हमारी अर्थ है, जिसको मैं हमेशा थोड़ा ब्लू कलर में दिखाता हूं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, जो कि सबसे ज्यादा होगी मून के लिए अर्थ के रिवॉल्यूशन करते हुए, तो इसको हम बोलते हैं अपोजी। तो मून जब अपोजी सिचुएशन में, यानी कि अर्थ से सबसे दूर होता है, तो हमें छोटा दिखाई देता है। सीधी सी बात है कि अगर हम अर्थ पे मौजूद हैं तो सबसे दूर की चीज हमको छोटी दिखाई देगी। तो इससे होता क्या है, तो अभी आप इस एनिमेशन में देखेंगे कि कैसे सोलर एक्लिप्स जब मून अपोजी की सिचुएशन में होता है, यानी अर्थ पे खड़े होके हमको मून छोटा दिखाई दे रहा है, तब कैसे सोलर एक्लिप्स अकर होता है। ये देखिए, ये मून आया, यहां पे मैंने इसको रोक रखा है। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं रोक सकता हूं, लेकिन मैं पावर पॉइंट में तो कम से कम रोक ही सकता हूं। तो अभी ये मून सन के सामने आ गया। अब अपोजी की कंडीशन में होने के कारण हमको छोटा दिखाई दे रहा है मून, इसलिए जो ये वाला एरिया है, जो कि एक रिंग की तरह हमें दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनुलर सोलर एक्लिप्स। और अभी यहां से फिर ये चला जाएगा। आई होप आपको एनुलर सोलर एक्लिप्स की बात समझ में आई होगी, क्योंकि मून जो है इस समय अपोजी की कंडीशन में है। अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि मून जब पेरिजी की कंडीशन में हो, और पेरिजी की कंडीशन में होते हुए सोलर एक्लिप्स पड़ता है, तब कैसे होता है। तो ये पेरिजी की कंडीशन है, यानी अपने ऑर्बिटल प्लेन में जो मून है वो अर्थ से सबसे पास है। डिस्टेंस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब मून पेरिजी की सिचुएशन में, यानी कि अर्थ के सबसे पास की सिचुएशन में होता है, तो हमें मून बड़ा दिखाई देता है, पास की चीज बड़ी दिखाई देगी, और सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अभी जब ये बड़ा दिखाई देगा तो सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। तो इस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, तब हमको टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। आगे देखते हैं। तो ये टोटल सोलर एक्लिप्स की सिचुएशन है, इसको मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां से मून आ रहा है और ये पूरी सनलाइट इसने ब्लॉक कर दी।
क्यों? क्योंकि पेरिजी की कंडीशन में है, ऊपर से न्यू मून की कंडीशन बनी है और मून हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए टोटल सोलर एक्लिप्स की कंडीशन बनती है और यहां से फिर मून निकल जाता है। आगे देखते हैं टोटल लूनार एक्लिप्स। तो अब टोटल लूनार एक्लिप्स, अब टोटल लूनार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स में भी हमको पार्शियल और टोटल लूनार एक्लिप्स देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि पूरा मैंने आपको बताया है सोलर एक्लिप्स के केस में कि पार्शियल एक्लिप्स होता है जब मून सन के ऊपर साइड से निकलेगा या नीचे साइड से निकलेगा तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। ऐसे ही कंडीशन बनेगी कि जब अर्थ की शैडो मून पे कास्ट होगी। तो आप यहां से देखिएगा, ये अर्थ की शैडो मून पे कास्ट होगी जब मून यहां से निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये पार्शियल लूनार एक्लिप्स का केस होगा। ऐसे ही नीचे से ये पार्शियल लूनार एक्लिप्स होगा, यानी अभी अर्थ की शैडो मून पे जा रही है। और टोटल लूनार एक्लिप्स के लिए ये केस होगा, यहां पे पूरी तरीके से अर्थ की शैडो मून पे कास्ट हो रही है। ये आप मान सकते हैं कि अर्थ की शैडो है, इसलिए मैंने इसको ग्रे कलर का दिखाया है। और फिर ये निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मून की डिफरेंट फेजेस। यहां पे बिना विजुअलाइजेशन के तो समझना काफी कठिन काम है, इसलिए मैंने यहां पे काफी ज्यादा विजुअलाइज कराने की कोशिश करी है। तो न्यू मून, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि न्यू मून की कंडीशन। ये आप देख सकते हैं कि सन हमारा इस साइड है, इसीलिए यहां पे इल्यूमिनेशन है, यानी लाइट पड़ रही है मून पे, और ये हमारी अर्थ है तो अर्थ पे भी इस साइड से लाइट पड़ेगी। तो अभी मैंने आपको दिखाई हुई है न्यू मून की कंडीशन, यानी न्यू मून या अमावस्या फेज के दौरान सन और मून पृथ्वी के एक ही तरफ अलाइंड होते हैं। ये बात आपको पता है। और मून की जो साइड अर्थ की तरफ होती है उस पे हमेशा डार्कनेस रहती है ना। तो अब ये न्यू मून की कंडीशन है, यहां से सनलाइट आ रही है, ये वाला जो पार्ट है अगर अर्थ पे हम खड़े होंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा जो कि हमेशा डार्कनेस में है ना। तो न्यू मून की कंडीशन में हमें मून दिखेगा ही नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो मून की जो साइड अर्थ की तरफ होती है उस पे हमेशा डार्कनेस रहती है। और जैसे जैसे चंद्रमा जो है ग्रो होगा, मतलब हम आसमान में देखते हैं कभी चंद्रमा का फेज कैसा होता है, कभी कैसा होता है ना। तो जैसे जैसे चंद्रमा जो है ग्रो होता है और अर्थ से दिखाई देने वाली इल्यूमिनेटेड सरफेस, यानी इल्यूमिनेटेड मतलब जहां पे प्रकाश या लाइट पड़ रही है चंद्रमा पे, तो इल्यूमिनेटेड सरफेस इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे मून यहां से अर्थ को रिवॉल्व करेगा तो अभी हमको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो वैसे वैसे जो इल्यूमिनेटेड सरफेस है मून पे वो ग्रो करती जाएगी, है ना। तो उन सिचुएशंस को जो हम बोलते हैं न्यू मून की सिचुएशन तो यही है। इसके बाद पड़ेगा क्रीसेंट मून, इसके बाद पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर मून, इसके बाद गिब्बस मून, और उसके बाद फुल मून की कंडीशन आएगी। फुल मून की कंडीशन आएगी जब मून इस तरफ होगा और सनलाइट सीधे इस पार्ट पर पड़ रही होगी और अर्थ पे खड़े होके हम देख सकते हैं कि मून हमें पूरी तरीके से दिख रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको इसी फिगर में एनिमेशन करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर विजुअलाइज होगा। तो इन डिफरेंट फेजेस को, यानी कि न्यू मून, उसके बाद क्रीसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, गिब्बस मून, तो इन डिफरेंट फेजेस को हम नाप देते हैं उनकी शेप के आधार पे, न्यू मून, क्रीसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, गिब्बस मून और फुल मून। तो यही अभी हमको समझना है। फुल मून में आने के बाद मून फिर से वेनिंग की स्टेट में चला जाता है। वेनिंग की स्टेट का मतलब होता है कि जो इल्यूमिनेटेड सरफेस है वो फिर से कम होने लगेगी और फिर आते 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 और फिर से पूरा डार्कनेस वाला पार्ट अर्थ के सामने हो जाएगा और मून दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि न्यू मून की कंडीशन। तो अब हम इसको विजुलाइज करते हैं। तो अभी हमको दिख रही है न्यू मून की कंडीशन। आप इस तरफ देखेंगे कि यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अर्थ से मून हमको कैसा दिखाई दे रहा है। इस समय जब यहां पे न्यू मून है तो आपको इधर देखना है कि
अर्थ से हमको मून कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अभी मैं देख सकता हूं कि अर्थ से हमको मून नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्लियर होगा। अभी मून इस कंडीशन में पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट। जब भी वैक्स वर्ड का यूज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि जो इल्यूमिनेटेड सरफेस है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि अर्थ से हम देखेंगे तो हमको मून का यानी अर्थ से जब हम देखेंगे तो हमें मून बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो ये हो गई वैक्सिंग क्रीसेंट की सिचुएशन। तो वैक्सिंग क्रीसेंट में यहां पे हम देख सकते हैं कि अर्थ से हमको मून ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यानी ये, इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट शेप। ये हो गई हमारी क्रीसेंट शेप। तो ये होता है वैक्सिंग क्रीसेंट। इसके बाद क्या होगा कि यहां से फिर अब आप क्रीसेंट शेप में देख सकते हैं कि अगर आप यहां खड़े हैं और यहां से अगर देखेंगे तो ये वाला ऊपर से अगर देखें आप 3D विजुलाइज करने की कोशिश करिए तो ये आपको सरफेस कुछ दिखाई देगी। इसी को यहां पे क्रीसेंट मून हमको ऐसा दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट क्वार्टर मतलब ये हमको इस टाइप से मून दिखाई देगा अगर हम अर्थ से देखते हैं। इसके बाद ये सिचुएशन हो गई वैक्सिंग गिब्बस की। तो ये सिचुएशन हो गई वैक्सिंग गिब्बस की, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। इस सिचुएशन में हमको मून कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से। अभी जो क्रीसेंट वाला पार्ट है केवल उतना ही डार्कनेस में है, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मून इज नाउ इल्यूमिनेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये फुल मून की कंडीशन है, जो कि आप लोग जानते हैं कि अगर सन इधर है और उसके बीच में अगर सन इधर है, बीच में अर्थ है और ये मून है अपोजिट साइड, तो ये फुल मून की कंडीशन हो गई। फुल मून की कंडीशन में क्या होगा कि अभी पूरा का पूरा वो पार्ट जो कि अर्थ के सामने है इल्यूमिनेटेड है सनलाइट से, तो हमको मून ऐसा दिखाई देगा, है ना। आगे अभी मून यहां से इधर पहुंचा है, जिसको हम वैनिंग गिब्बस बोलेंगे। वैनिंग मतलब अभी जो डार्कनेस है वो बढ़ती जाएगी। तो वैनिंग गिब्बस की सिचुएशन हो गई, हमको मून ऐसा दिखाई देगा, यानी क्रीसेंट वाले पार्ट पे डार्कनेस है, यानी हमको ये सिचुएशन में दिखाई देगा मून। आगे फिर से थर्ड क्वार्टर ऐसी सिचुएशन होगी, और आगे ये वैनिंग क्रीसेंट की सिचुएशन हो गई, यहां पे देख सकते हैं, और वापस अपने न्यू मून की कंडीशन में। तो ये है डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये एक फिगर मैंने और दिया है जिसको हम बोलते हैं, ये एक फिगर मैंने और दिखाया है फेजेस ऑफ द मून। जनरली बुक्स में तो ये फिगर भी नहीं मिलेगा, बाकी आप और अगर देखे होंगे तो यही मिलता है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे ये होता है, लेकिन आपको एनिमेशन के जरिए मैंने अच्छे से बता दिया है। तो टाइडली लॉकिंग इज अ सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटल पीरियड मैचेस इट्स रोटेशनल पीरियड, यानी जितनी देर में ऑर्बिट पे है उतनी ही देर में रोटेशन भी कर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में टाइडल लॉकिंग की सिचुएशन होती है। जैसे मून का रोटेशन टाइम है 27.3 डेज, ये मून का रोटेशनल पीरियड है, यानी इतने दिन में मून रोटेट कर जाएगा, और ये उतना ही समय है जो इसका ऑर्बिटल टाइम है, यानी ये अपनी ऑर्बिट पे जो रिवॉल्यूशन करेगा वो भी इतने ही टाइम में करता है 27.3 डेज में। इसका मतलब है मून का जो पार्ट हमको अर्थ से दिखाई देता है वो हमेशा वैसे ही रहता है, यानी हम अर्थ से मून का दूसरी तरफ का पार्ट देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे ये रोटेट करके इस तरफ आने वाला होता है, दूसरा वाला पार्ट इस तरफ आने वाला होता है, उतने समय में ये वापस रोटेट कर जाता है और हमको वो पार्ट नहीं दिख पाता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये पैरजी अपोजी की कंडीशन मैंने आपको पहले ही दिखा दी है कि जब मून अर्थ के क्लोज होगा तो उसको हम पैरजी कहेंगे, और जब मून अर्थ से दूर होगा तो उसको हम अपोजी की कंडीशन कहेंगे। और पेरिहेलियन और एपिलियन में आपको पहले ही बता चुका हूं, ये अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को दिखाता है।
तो द पॉइंट इन द मून्स ऑर्बिट दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी एंड द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज एपोजी। अब आगे हम देखते हैं साइडरल पीरियड क्या होते हैं। तो साइडरल पीरियड ये क्या है? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड स्टार्स। मतलब कोई फिक्स्ड स्टार के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी प्लेनेट का, ये कोई प्लेनेट है मान लो, अभी तो ये मून है, तो अगर हम किसी प्लेनेट का किसी फिक्स्ड स्टार के रिस्पेक्ट में सन के अराउंड अगर हम रिवॉल्यूशन का पीरियड देखते हैं तो उस हिसाब से उस पोजीशन पे वापस आने में जो टाइम लगता है उसको हम उस प्लेनेट का साइडरल पीरियड बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मून का जो साइडरल ऑर्बिटल पीरियड है वो 27.3 डेज है। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, ये फिक्स करते हैं, इस पॉइंट को हम फिक्स करते हैं और इसको फिक्स करने के बाद अगर मून को हम रिवॉल्यूशन के लिए छोड़ते हैं तो वापस उस पोजीशन पे आने में, यानी जिस येलो पॉइंट से, यानी एक फिक्स्ड स्टार की सिचुएशन मान लेते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में मून का, तो फिक्स्ड पॉइंट के या फिक्स्ड स्टार के रिस्पेक्ट में मून का सन के अराउंड जो रिवॉल्विंग पाथ है या ऑर्बिटल पाथ है उसमें लगने वाले डेज या उसमें लगने वाले टाइम को हम बोलते हैं साइडरल पीरियड। आप इसको फिर से देख सकते हैं। ये इस पॉइंट पे वापस आने के लिए जो टाइम लगा मून को वो है 27.3 डेज। इसको हम बोलते हैं साइडरल पीरियड, यानी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मैंने इसको अर्थ दिखा दिया है, ये सन है, ये अर्थ का मैप बना दिया, क्योंकि ये सिचुएशन हम साइडरल पीरियड या आगे हम सिनोडिक पीरियड देखेंगे तो ये सन के रिस्पेक्ट में है, यानी किसी प्लेनेट का फिक्स्ड स्टार या फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने ऑर्बिटल पाथ पे, यानी सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करके वापस उस पोजीशन पे आने को हम बोलते हैं साइडरल पीरियड। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मून का जो साइडरल ऑर्बिटल पीरियड है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं साइडरल मंथ ऑफ द मून, तो वो 27.3 डेज का है। द टाइम इंटरवल दैट द मून टेक्स टू ऑर्बिट 360 डिग्री अराउंड द अर्थ रिलेटिव टू फिक्स्ड स्टार। अब हम देखते हैं सिनोडिक पीरियड क्या होता है। तो सिनोडिक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी विद इन द सोलर सिस्टम सच एज ए प्लैनेट द मून टू रिटर्न टू द सेम पोजीशन रिलेटिव टू द सन एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अब ये क्या था, ये आपको समझ नहीं आया होगा। अब ये मैं आपको बताता हूं कि अभी हमने देखा था कि एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब वापस प्लेनेट अपनी पोजीशन पे या कोई बॉडी अपनी पोजीशन पे आती है तो उसको हम बोलते हैं साइडरल पीरियड। इसका मतलब है कि ये जो येलो पॉइंट मैंने बनाया है, अगर यहां से ये प्लेनेट जाएगा और वापस अपने इसी पोजीशन पे आ जाए तो इसको हम साइडरल पीरियड बोलेंगे। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये है मून और ये है अर्थ। तो जब ये मून यहां से रिवॉल्व करते हुए अर्थ के चारों ओर वापस अपनी पोजीशन पे आने को होगा, तब तक ये अर्थ अपनी पोजीशन से आगे जा चुकी होगी, क्योंकि अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है। तो इसलिए ये पॉइंट तो यहां रहेगा क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन जो मून का रिवॉल्यूशन है वो यहीं पूरा हो जाएगा। इसको आप एनिमेशन में ही देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये यहां से जो फिक्स्ड पॉइंट था वहां तक वापस आने में मून को कितना टाइम लगेगा? 27.3 डेज। यानी रिलेटिव टू द सन अगर हम देखें तो वो 27.3 डेज नहीं है, क्योंकि वो तो एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो 27.3 डेज आया। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस आने में जो टाइम लगा मून को वो है 27.3 डेज। लेकिन इस पोजीशन पे आने के लिए इसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा मून को। पहले आप इसी चीज को फिर से देखिएगा। ये देखिए, क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है इसलिए ये पॉइंट पहले ही आ जाएगा। तो ये 27.3 डेज का टाइम जो लगा ये इस पॉइंट पर वापस आने में लगा। लेकिन अब आगे क्या होगा? अगर हमको सिनोडिक पीरियड देखना है तो वो जो होगा वो सन के रिस्पेक्ट में होगा। यानी
सन के रिस्पेक्ट में ये बॉडी जब जहां थी वहीं पे वापस आ जाए, उसको हम बोलेंगे सिनोडिक पीरियड। तो अब हम देखते हैं, ये वापस उसी पोजीशन पे आ गई जहां से इसने शुरू किया था, यानी मून के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मून अपने वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए 27.3 डेज में 2 दिन और लेता है। तो यानी जो सिनोडिक मंथ हो जाएगा तो उसको उसकी जो टाइम पीरियड है वो है 29.53 डेज। तो आपको ये अंतर पता चल गया होगा कि साइडल डेज और सिनोडिक पीरियड में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरमून एंड माइक्रोमून। तो सुपरमून क्या होगा? When a full moon or new moon occurs close to the moon's perigee, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो पेरिजी के निकट होगा, जब पेरिजी पे होगा मून तो हमको सुपर मून दिखेगा, और जब अपोजी पे होगा तो हमको माइक्रोमून यानी छोटा दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। ये क्या होता है? तो ये आपको पता है, ये सिचुएशन है सोलर एक्लिप्स की। तो अगर मून, ये न्यू मून की कंडीशन है, सन और अर्थ के बीच में मून है, न्यू मून की कंडीशन है। तो मून का ऑर्बिट जो है अर्थ के चारों ओर दिखाया गया है। तो पार्शियल और टोटल एक्लिप्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी अम्ब्रा क्या होता है? जब मून की जो शैडो है उसका सबसे अंधेरा वाला भाग, सबसे डार्क भाग जो होगा, उस जगह को हम बोलते हैं अम्ब्रा। और इसके बाद जो हल्का हल्का डार्क होगा उसके चारों ओर, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। आप अगर टॉर्च की रोशनी आ रही है उसको ब्लॉक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह अंधेरा होगा, अंधेरा और भी जगह होगा, लेकिन वहां कम अंधेरा होगा और कहीं किसी जगह ज्यादा अंधेरा होगा। तो वैसे ये अम्ब्रा वो सिचुएशन है जहां पे काफी डार्कनेस रहेगी और बाकी अगल बगल की जितना एरिया है वहां पे पेनम्ब्रा की सिचुएशन रहेगी। अभी हम देखते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि अम्ब्रा। ये हम देख चुके हैं कि जब सन की लाइट पूरी तरीके से मून से ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अम्ब्रा ये बता चुके हैं आपको। और यहाँ पे पाथ ऑफ अम्ब्रा दिखाया गया है कि जैसे जैसे मून ऑर्बिटल प्लेन में मूव करेगा वैसे वैसे ये एक पॉइंट दिखाया है मैंने ब्लैक कलर का, ये तो ये पाथ ऑफ अम्ब्रा है, यानी वो सबसे डार्कनेस वाला जो पार्ट है वो भी मूव करेगा। अगर ये अम्ब्रा जिस जगह पे अर्थ पे पड़ रहा है यानी वहां पे टोटल सोलर एक्लिप्स जैसा दिखाई देगा, यानी सनलाइट बिल्कुल विजिबल नहीं होगी। और अगल बगल वाला जो भाग होगा वहां पे कम अंधेरा रहेगा और बाकी पार्ट जो होगा वहां पे तो बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा पाथ ऑफ अम्ब्रा और ये है मून्स पेनम्ब्रा, यानी ये पूरा जो सर्कल बनाया गया है ये अम्ब्रा का पार्ट, पेनम्ब्रा का पार्ट हो गया। मून्स अम्ब्रा यानी कि टोटल एक्लिप्स, मून्स पेनम्ब्रा मतलब पार्शियल एक्लिप्स, और ये पाथ ऑफ पेनम्ब्रा दिखाया गया है। यानी ये जो सबसे डार्क वाला पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पाथ ऑफ अम्ब्रा, और जो बड़ा सर्किल है यानी कि पेनम्ब्रा यानी पार्शियल एक्लिप्स हो रहा है यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे पाथ ऑफ पेनम्ब्रा। ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि मून का जो सन के अराउंड जो मूवमेंट हो रहा है उसको ये दिखा रहा है। आगे देखते हैं। एनुलर सोलर एक्लिप्स आपको बता चुके हैं, ये थ्योरी है, ये मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। पार्शियल सोलर एक्लिप्स पेनम्ब्रा बता दिए। लूनर एक्लिप्स ये आपको समझा चुके हैं। अभी ब्लड मून क्या होता है? तो ड्यूरिंग ए टोटल लूनर एक्लिप्स a little bit of light from Earth sunrises and sunsets on the disk of the planet falls on the surface of the moon. The moon can look reddish because of Earth's atmosphere that absorbs the other colors while it bends, यानी कि रिफ्रैक्शन some sunlight towards the moon. तो आपका बस एक ही क्वेश्चन इसमें से आता है कि जो ब्लड मून का सिचुएशन है इसमें जो मून है वो हमको रेड दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। तो रिफ्रैक्शन के कारण, जब साइंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के कारण हमको क्या दिखता है, जो मून है वो रेड कलर का दिखता है, उसको हम ब्लड मून बोलते हैं। और ये बात का आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है कि व्हाई डोंट वी हैव ए लूनर एक्लिप्स और ए सोलर एक्लिप्स एवरी मंथ। क्यों? क्योंकि जो अर्थ के अराउंड मून का रोटेशन है, अगर यहाँ पे सन है तो मून का अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है वो ऐसा नहीं है जिससे कि यहाँ न्यू मून की कंडीशन होगी तो सोलर एक्लिप्स हो जाएगा, या अगर इधर मून होगा और फुल मून की कंडीशन होगी तो लूनर एक्लिप्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि जो मून है
वो 5 डिग्री टिल्टेड ऑर्बिटल प्लेन में है, क्योंकि ये दिखाया गया है। इस कारण से जो है हर महीने हम लूनार एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स नहीं देखते हैं। तो ये आंसर आपको मिल गया, वाई नॉट एवरी फुल मून डे है लूनार एक्लिप्स, वाई नॉट एवरी न्यू मून डे है सोलर एक्लिप्स। ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ये एक और फिगर मैंने बनाया है, ये जरूरत नहीं है, अब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, यह यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। तो क्या आंसर होगा? जो वेरिएशन है लेंथ में, डे टाइम और नाइट टाइम के लेंथ में जो वेरिएशन है, कहीं डे ज्यादा टाइम तक है, कहीं नाइट छोटी है, कहीं डे बड़ा है, तो ये किस कारण से होता है? तो ए है द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे, इसके कारण है। दूसरा है द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर। तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड सन, जो कि इलिप्टिकल मैनर में, इस कारण से डे टाइम और नाइट टाइम का जो वेरिएशन। सी बोल रहा है लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस। तो जो कोई प्लेस है उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, या अर्थ का रिवॉल्यूशन उसकी टिल्टेड एक्सिस पे होने के कारण। यानी कि क्वेश्चन है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। चलो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। ये बात बिल्कुल सही है, जो अर्थ का रोटेशन है अपनी एक्सिस पे, उसी कारण से डे और नाइट होते हैं। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। दूसरी चीज है द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर। तो इलिप्टिकल मैनर पे अर्थ का रिवॉल्यूशन है जो सन के अराउंड, उससे पेरिहिलियन और एपिहिलियन की कंडीशन आती है। लैटिट्यूडनल पोजीशन है, तो उससे क्या होगा? अगर ये अर्थ है और अगर ये इक्वेटर है, अगर हम हायर लैटिट्यूड पे जाते रहेंगे तो सनलाइट जो है वो कम पहुंचेगी, स्लांट हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी और कम पहुंचेगी। तो इसका डे और नाइट के टाइमिंग के वेरिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड। वो अमाउंट कितना होगा, ठंडक होगी, गर्म होगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, उसका रीजन क्या होगा। तो अभी आप डी वाला देखते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। तो टिल्टेड एक्सिस पे अर्थ के रिवॉल्यूशन के होने के कारण क्या होगा? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस कॉजेस सीजन्स। इससे सीजन होंगे, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि अर्थ जो है अगर 23.5 डिग्री झुकी हुई सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो इससे हमारा इक्विनॉक्स होते हैं, सॉल्स्टिस होते हैं, इसलिए सीजन चेंज होते हैं। और सीजन चेंज होने के साथ साथ जो वेरिएशन है लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम का, वो भी चेंज होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। जो ए था द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इससे क्या होगा? डे और नाइट होंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, वो क्या होगा? टिल्टेड एक्सिस के कारण। तो अब सारी चीजों को समराइज करते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, इससे क्या होगा? डेज एंड नाइट्स होंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, इससे क्या होगा? सीजन्स होंगे, और साथ साथ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। सीधी सी बात है, अगर हम सर्दी पड़ती है तो हमारा जो नाइट है वो बड़ी हो जाती है, जब समर होती है तो दिन बड़ा हो जाता है। तो सीजन तो चेंज होते ही है, और डे टाइम और नाइट टाइम का वेरिएशन हो जाता है लेंथ में। अभी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, उससे क्या होता है? पेरिहिलियन और एपिहिलियन की पोजीशन होती है। रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, उससे क्या होगा? फेजेस ऑफ मून, न्यू मून, फुल मून, जो आपको बताया है। रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल मैनर, उससे क्या होगा? पेरजी और एपोजी की कंडीशन। रिवॉल्यूशन ऑफ मून ऑन ए टिल्टेड ऑर्बिटल प्लेन अराउंड द अर्थ, उससे क्या होगा? सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स। रिवॉल्यूशन ऑफ मून ऑन ए टिल्टेड ऑर्बिटल प्लेन अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल मैनर। तो मून्स का एपरेंट साइज डिफरेंट फॉर वेरियस सोलर एक्लिप्सेस। ये आप आगे ये वाली पूरी लेक्चर में, आगे ये वाले पूरे लेक्चर में आगे ये वाला पूरे लेक्चर में पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू आज के लिए।